This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासर अथवा सोमवासर भाद्रपद प्रतिपदा दिनांक 7 सप्टेंबर 2021 चरक विमान अध्याय 1 विकृति विषम संज्ञा शंखं चक्रं जलौघां दधतमृतभटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाभिज्ञापितपतिविलसन् मौलिमुद्बोधनं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाधिनीलम् प्रौढदावाग्निजीवम् ब्रह्मणो समारब्धामात्रेयाद्येषु कुञ्चिकाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं सुशिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्य प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अन्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। न तो एवं खलु सर्वत्र, किंतु अवयवों के गुणकर्मों के आधार पर समुदाय के गुणधर्म के प्रभाव के बारे में निश्चिति नहीं की जाती सर्वत्र। नहीं विकृति विषम समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण च उपहतानां अन्यैश्च विकल्पनैर्विकल्पितानां अवयव प्रभावानुमानेनैव समुदाय प्रभावतत्त्वम् अध्यवसातुं शक्यते। तो ये जो सभी है विकृति विषम समवेत नानात्मक परस्पर उपहत अन्य विकल्पना से विकल्पित, इन सभी के बारे में अवयव प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय प्रभाव तत्व निश्चय करना शक्य नहीं है, हो नहीं सकता इस प्रकार का। तो चक्रपाणि दत्त की टीका पढ़ता है, अयंच रसदोष प्रभाव द्वारा द्रव्य विकार प्रभाव निश्चय न सर्वत्र द्रव्य विकारे चैत्याह न तो एवं खलु सर्वत्र। ये जो है वो सभी द्रव्य और सभी रोगों के बारे में नहीं है। अत्रैव हेतुमाह नहीं इत्यादि न अध्यवसातुं शक्यम् इत्यन्ते। तो उसका कारण क्या है वो भी बताते हैं। विकृति विषम समवेतानाम इति विकृति समवेतानाम तथा विषम समवेतानां च इति विकृति विषम समवेतानाम। तो विकृति विषम समवाय इस प्रकार के समास का किस प्रकार से विग्रह करना चाहिए। तो विकृति समवेत और विषम समवेत ये दोनों तो विकृति विषम समवेत। समवेतानाम इति मिलितानाम रसानाम दोषाणाम। और समवेत का मतलब है कि मिलित इस प्रकार के रस और दोष। तत्र रसस्य विकृति समवायो था मधुरे तंडुलीये के। मधुरो ही प्रकृत्या स्नेहवृष्यत्वादिकरः तंडुलीये के तो विकृति समवेतत्वे तन्न तन्न करोति। तो रस का विकृति समवाय इस प्रकार का है कि मधुर तंडुलीये का, इस प्रकार से मधुर वो निसर्गतः
स्नेह वृक्षत्व वगैरह करने वाला है, किंतु तंडुलियक में वो विकृति विसमवेत होने के कारण नहीं करता है। अब यहाँ दूसरा कौन सा रहस्य इसके बारे में बताया सरकार का नहीं गया। और तंडुलियक तो मधुर वृक्ष, मधुर होने के कारण स्नेह वृक्ष करने वाला होना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं है और ये विकृति समवाय है। इस प्रकार का ये उदाहरण बताते हैं। विषम समवेतास्तु तिले कषाय कटु तिक्त मधुरा। तिल में कषाय कटु तिक्त मधुरे 4 रस है, विषम समवेत है। यदि ही ये रसाः समया मात्रया समवेताः स्युस्ततः तिलोपि पित्तश्लेष्महरः त्रिदोषहरः वा स्यात्। अभी ये चारों रस सम मात्रा में अगर तिल में होते तो ये पित्तश्लेष्महर, पित्त कफहर या त्रिदोषहर हो जाता। कफ पित्त कर, पित्त कफ करस्तु है, किंतु ये पित्त और कफ निर्माण करने वाला है। तेन अत्र रसानां क्वचित् कर्तृत्वम् अकर्तृत्वं च क्वचित् इति वैषम्यं मन्येते। तो इससे रसों का कहीं कर्तृत्व है, कहीं अकर्तृत्व है, ये इस प्रकार से वैषम्य के बारे में सोचा जा सकता है। नानात्मकानाम इत्यादि हेतुत्रयं तु विकृति समवाय विषम समवाय समवाययोः एव उपलब्धता। नानात्मकानाम वगैरह जो 3 हेतु है वो विकृति समवाय और विषम समवाय इन्हीं का विवरण करते हैं, उन्हीं में अंतर्भूत होते हैं। तेन नानात्मकत्वात् इत्यादि भी विकृति समवाय विषम समवायो भवतः। तो नानात्मक वगैरह इसके जरिए विकृति समवाय विषम समवाय इस प्रकार के होते हैं। नानात्मकानाम इति नाना रूप हेतु जनितानाम। नानात्मक का वास्तव में अर्थ जिसमें विभिन्न धर्म इकट्ठा हो गए, इस प्रकार से नानात्मक। तो इत्यादि भी विकृति विषम, नानात्मकान नाना रूप हेतु जनिता, विभिन्न हेतुओं से निर्माण इस प्रकार से हुए। तेन हेतुबद्ध भेद बलादेव रसदोषयोः विकृतो विषमो वा वेदको भवति इत्यर्थः। और ये विभिन्न कारण होने के कारण उसके आधार पर ही, उनके बल के आधार पर ही रस और दोष इनका विकृत विषम इस प्रकार अथवा विषम इस प्रकार का मेलक होता है। क्यों नानात्मकानाम इति नाना प्रमाण। दूसरा मतलब क्या उसका अर्थ कि नानात्मक यानी कि नाना प्रमाण, एवंच नाना प्रमाणत्वम विषम समवाये हेतु। और इस प्रकार का नाना प्रमाणत्व है विषम, ये विषम समवाय के लिए हेतु इस प्रकार का। अभी नाना प्रमाण ये काफी जगह दिखाई देते हैं। सभी एक समान हो ये आमतौर पर होता है, लेकिन 1, 2, 4, 8, 16 इसके बाद अधिक का पाठते से ये भी बात दिखाई देती है। बाकी सब चूर्ण एक भाग और कोई एक गुगुल वगैरह एक भाग, ये भी कई जगह दिखाई देता है। तो नाना प्रमाणत्व ये काफी औषधि योगों में दिखाई देता है इस प्रकार से। एवंच नाना प्रमाणत्व विषम समवाय हेतु। ये विषम समवाय का हेतु है या नहीं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। परस्परेण च उपहतानाम इति अन्यन्यम उपघातित गुणानाम। ये एक दूसरों के गुणों से एक दूसरों का उपहनन करने से परस्पर उपहताना परस्पर गुणोपघातस्तु परस्परेण च उपहताना परस्पर गुणोपघातस्तु यद्यपि दोषाणां प्रभावो प्रायो नास्ति एव तथापि अदृष्टवशात् कदाचित् भवति इति ज्ञेयम्। इस प्रकार के परस्पर गुणोपघात ये दोषां का प्रायः होता ही नहीं है, लेकिन ये प्रायः है। तथापि अदृष्टवशात् क्वचित भवति इति ज्ञेयम्। तो अदृष्ट के कारण क्वचित इस प्रकार का होता है। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। वैसे वात और कफ में एक शीत गुण छोड़ा तो सभी गुण विरुद्ध है एक दूसरे से।
और दोनों के अगर कारण होते हैं तो उन कारणों से कफ का क्षय वात का क्षय होना जरूरी है, लेकिन वास्तव में दोनों की वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार से दिखाई देता है। तो वात को बढ़ाने वाले कारणों से कफ का नाश और कफ को बढ़ाने वाले कारणों से वात का नाश, इस प्रकार की अवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। दोनों में शैत्य कॉमन है, शैत्य अगर नहीं है इसके साथ में, और पित्त में उष्ण है जो वात कफ में नहीं है, तो शीत वीर्य और उष्ण वीर्य दोनों इकट्ठा करके खाएंगे तो शायद शीत से पित्त का क्षय और उष्ण से वात कफ का क्षय और दोनों तरीके के दोष कम हो जाना, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए जो आइडियली होती थी। आइडियली विष्णु गुण से पित्त वृद्धि और कफ शीत गुण से वात कफ वृद्धि, ये दिखाई इस प्रकार का देता है। तथापि अदृष्टवशात् क्वचित् भवति इति ज्ञेयं, रसानां तु प्रबलेन अन्योपघातो भवत्येव। रस में अगर जो प्रबल है उससे अबल का नाश उपघात होता ही है। अन्यश्च विकल्पितानां, विकल्प नहीं अन्यश्च भेदके, तो ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है कि अपघात होता ही है ऐसा कहना है। मैं मानता हूं कि ये जो संयोग या संस्कार होते रहते हैं उसमें दो तरीके से सोच सकते हैं। एक प्रकृति समसमवाय से अनुगुण इस प्रकार के जो भी इस वस्तुवृत्त के लिए बताई गई इस प्रकार की चीजें हैं या नित्य सेवनीय पदार्थ इस प्रकार के हैं और पारंपरिक विधि से बनाए जाते हैं, तो उनका परिणाम धातु सामने करे इस प्रकार का संपन्न होता है, तो ये वस्तुवृत्त के लिए हितकर। अगर इससे दोषों की बढ़ोतरी होती है तो वो धातु वैषम्य कर निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है, और उसी से अगर दोष वैषम्य दूर होकर धातु सामने प्रस्थापित होता है तो वो चिकित्सा के स्तर पर प्रयोग मिला है। तो किंचित दोष प्रशमनं किंचित धातु प्रदूषणं स्वस्थवृत्तम अतन किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, ये जो बात बताई ये केवल द्रव्य का ही नहीं, ये अभी संयोग और संस्कार इन सभी का ये फल है, और इसीलिए पारंपरिक आहार को हमें रखना चाहिए। लेकिन हुआ है ऐसी, इसमें काफी परिवर्तन आते रहते हैं और उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा द्रव्य ऐड करके किसको निकाल के कोई नया संस्कार ऐड करके या अभी नए नए तरीके से पदार्थ बनाए जाते हैं और प्रचलन में लाए जाते हैं, ऐसी स्थिति है। तो इन सभी का वास्तव में क्या परिणाम होगा ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। या सूत्रातील गंगाधर टीका पण वाचता येईल का? अभी थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, गंगाधर टीका थी मेरे पास और शायद इस सूत्र के ऊपर थोड़ी समझने लायक होगी, मालूम नहीं है, देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मिलती है तो देखेंगे, किसी के पास अगर पीडीएफ है तो शेयर करें। गंगाधर टीका का हमारा अनुभव बड़ा अजीब रहा है सूत्र स्थान में, खासकर कि मैं कोलटकर सर और चंद्रशेखर जोशी सर, मामा मामा जोशी और बोधनकर, ये सब मिलके गंगाधर टीका पढ़ रहे थे। अब मैं तो सबसे जूनियर था, बोधनकर भी उस समय में 75 साल या उससे ज्यादा थे। वो संस्कृत के अच्छे जाने माने विद्वान थे, बोधनकर सर अच्छे जाने माने विद्वान थे, और मामा जोशी ठीक थे, लेकिन संस्कृत में उनकी ज्यादा खासियत थी ऐसा नहीं था, लेकिन उनका अध्ययन भी अच्छा था और प्रैक्टिस भी अच्छी। लेकिन फिर भी बहुत सारे वाक्यों के बारे में कर्ता कर्म क्रियापद, ये जो श्रृंखला होनी चाहिए अन्वय लगाने के लिए, वो ही नहीं कर पाए। 3-4 दिन ऐसे ही चले गए कि अन्वय ही नहीं कर पा रहे हैं। ये शायद सामान्य विशेष के सिद्धांत के आधार पर जो टीका है,
सर्वदा सर्वभौमानां सामान्य बुद्धि कारण, उस टीका के बारे में चल रही थी बहस। हमने छोड़ दिया प्रयास। फिर मैंने अशोक परांजपे से सुना कि उसने काफी गंगाधर टीका पढ़ी है। तो मैंने पूछा तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आई? तो बोला नहीं आई। तो मैंने कहा तुमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? तो बोला चल चिकित्सा स्थान पहले अध्याय। उसने सूत्रसंध की टीका पढ़ी ही नहीं थी और उसको कोई दिक्कत नहीं आई चिकित्सा स्थान में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सबसे रिसेंट टीका है गंगाधर की, और बहुत बड़े बड़े वाक्य है। वैसे बाणभट्ट की कादम्बरी में भी बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर टीकाएं उपलब्ध है। और एक बार कर्ता कर्म क्रिया पद्धति समझ जाएंगे तो विशेषण को ढूंढेंगे और फिर उसके आधार पर अर्थ बताया जा सकता है। चाहे वो वाक्य 40-50 पंक्तियों का न हो, वो भी उसका भी अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन ये गंगाधर की टीका के बारे में हमारा अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। फिर भी मैं मानता हूं कि बार बार कदाचित पढ़ने से थोड़ा कुछ समझ में आएगा, या फिर वो जहाँ पे रहने वाले थे उस प्रदेश की कोई खासियत है क्या, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो फिर उसके आधार पर उसके बारे में किस प्रकार से समझ लेना है ये करेगा, ये होगा। अन्येष विकल्प नहीं रीत्या अन्येष भेदके तस्य तत्र रसस्य भेदकः स्वरसकल्कादयः एकस्यैव द्रव्यस्य कल्पना विशेषेण गुणान्तराणि भवन्ति। तो स्वरसकल्क वगैरह ये उसके भेदक है, और ये विकल्पना ये अलग अलग होने के कारण गुणधर्म भिन्न होते हैं। जैसे मैंने च्यवनप्राश के बारे में काफी फिक्र की है कि दशमूल बना रास्ता वगैरह जो है पाठ, उन सभी का काढ़ा बनाना है, फिर उसमें अमल का स्वेदन करना है, वो अमल को निकाल कर निर्बीज करके फिर उसका भोजन करना है तैल और में, और इस काढ़े का पाक बनाना है, और फिर ये वर्जित अमल का और वो पाक इकट्ठा करके च्यवनप्राश बनता है, और फिर बाद में उसमें प्रक्षेप द्रव्य चतुर्जात वगैरह और मधु ऐड होते हैं। तो काढ़ा बनाना एक अलग है, स्वेदन करना एक अलग है, पाक बनाना एक अलग है, इस प्रकार से। तो अन्येष विकल्प नहीं विकल्पिता नाम कि किन द्रव्यों का काढ़ा बनाना है, किनको प्रक्षेप में डालना है, ये भी सब सुनिश्चित इस प्रकार का है। दोषस्य तो दोषांतराणि एव गुणांतर योगात् भेदकानि। दोष के बारे में दोषांतर ही गुणांतर योग से भेदक हो जाते हैं। तो ये एक अहम सूत्र है। इसके लिए चक्रपाणि दत्त को उद्धृत करेंगे वो अलग बात रहेगी, लेकिन मूल ग्रंथों में इसके बारे में अगर कहीं सूत्र मिलते हैं तो अच्छा होगा इस प्रकार। तो दोष किस दोष से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर उसकी एक अलगता इस प्रकार की रहेगी, और फिर वो एक अलग समुदाय हो जाए। अभी एलोपैथी में कैंसर के बारे में 4 सेल टाइप्स है और उनसे जुड़े कैंसर इस प्रकार से है, वो उनका क्लासिफिकेशन। और फिर एक सेल टाइप से बने अनेक प्रकार के कैंसर, इस प्रकार की स्थिति। हमारे हिसाब में अगर इसके बारे में सोचना है तो एक तो सांधिपतिक कंडीशन रहती है ज्यादातर, और उसमें भी वात पित्त का प्राधान्य होता है। ये बहुत सारे कैंसर मरीजों में देखा है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि प्रायोवृद्धि तर्पणा श्लेष्मणानुगता तस्मात् संक्षेप विपर्याय। वृद्धि जो होती है वो श्लेष्मानुगत, श्लेष्म के कारण का कारण होती है। और यहाँ पे दिख रहे हैं कि ट्यूमर निर्माण हो रहा है, तो ये वृद्धि है, तो ये कफ प्रधान अवस्था समझनी चाहिए। लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि ये कफ प्रधान नहीं है। केमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब चिकित्सा कफ प्रधान अवस्था के लिए अच्छी है, वात पित्त के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये वात पित्त प्रधान अंतःकोण कैंसर और कैकेक्शिया, ये जो लक्षण दिखाई देता है, क्षय एक तरीके से होता है,
अपतरपण होता है, वजन कम होता है, ये काफी कॉमन है कैंसर। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपतरपोणत्व विकार है और उसमें संतर्पण की आवश्यकता है, ये एक बात सामने आई है। इसी प्रकार से अपतर्पण होता है तो वातपित्त का प्राधान्य है, उसको शमन करने के लिए ग्रहण की आवश्यकता है, लेकिन अग्नि अच्छा नहीं होता तो ग्रहण सीधा पॉसिबल नहीं होता। पहले अग्नि को सुधारे और फिर पोषण की बात करें, बुद्धि की बात करें, और ये करते वक्त भी ये जो इस प्रकार से वृद्धि हुई है, ट्यूमर बढ़ा है इस प्रकार से, उसको स्थानिक स्तर पर शायद अपतर्पण करे, अपतर्पण करने वाले लेप वगैरह लगाए, लेकिन आभ्यंतर चिकित्सा जो होगी वो ज्यादातर संतर्पण और रसायन इस प्रकार की होती है। दूध में ये दोनों क्वालिटीज है, वो संतर्पण भी है, रसायन भी है, और जितनी भूख लगे उतने हिसाब से अगर लेंगे तो तकलीफ नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक सेल टाइप के आधार पर आधुनिक विज्ञान ने कैंसर को समझने की कोशिश की है, और फिर उसके आधार पर उनकी केमोथेरेपी ड्रग्स, इसलिए बायोप्सी या एफएनएसी का जिक्र करते हैं कि उसके बगैर ये बात पॉसिबल नहीं है। हमारे हिसाब में जब मांस दूष्य है, अस्थि दूष्य है, रक्त दूष्य है वगैरह वगैरह, दोष वही है, दोष के कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, और खास करके ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक अहम मुद्दा इसमें है, वहां से लेकर ये शुरुआत हो गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट दोषों के पाचक जो है, रक्तपाचक, अस्थिपाचक, अस्थिपाचक वगैरह, उनके साथ में हिरण भस्म, वैक्रांत भस्म, और फिर रसायन चिकित्सा इस प्रकार से, या फिर हीरक का प्रयोग एक रोग प्रतिनिक इस तरीके से करते हुए दोष की चिकित्सा जो है वो पाचकों से होगी, और दोषों की चिकित्सा दोष प्रतिनिक या त्रिदोष शामक इस प्रकार से द्रव्यों से। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन बना के कैंसर में देना मैंने शुरू किया, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट इस प्रकार के आ रहे हैं। दुर्दैव से मेरे पास आने वाले सभी मरीज अंतिम अवस्था में ही आने वाले हैं, तो पूरी तरीके से कैंसर का मरीज ठीक हो गया ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। एलोपैथी बार बार की जाती है, बार बार केमोथेरेपी रेडिएशन से दिए जाते हैं, और फिर धातु का बल कुछ भी नहीं, दोषों का बल बहुत ही ज्यादा, और जनरल कंडीशन अभी भी अच्छा नहीं, शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल नहीं, ऐसी अवस्था में रिजल्ट दे पाना नामुमकिन जैसा है। तो भी कुछ मरीजों में रिजल्ट्स मिलते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलके ये जीवन में बढ़ोतरी होती है, ये काफी आशादायक चित्र है। तो इन सभी के बारे में सोचते हुए दोषस्य च दोषाणि एव वेदकांतराणि भवन्ति, गुणांतर योगात् वेदकानि भवन्ति, एक काफी अहम सूत्र है। तो इसके जरिए जिस प्रकार के दोष और दोष इकट्ठा आए हैं उनके आधार पर समूर्छना कैसी बनी है, व्याधि कौन सा निर्माण हुआ है, और उस व्याधि को मिटाने के लिए किस प्रकार के सहयोग की, समवाय की आवश्यकता है, ये सभी देखना पड़ेगा। अभी दूध आने वाला काम कर मगर से ज्यादा वाला, तो ये थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इस प्रकार की बनती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शाहजहां ने जब ये मैट्रिक्स तैयार किया दोष और दोष को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेकर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और
आनंद भी होगा कि इस प्रकार से किसी ने सोचा है करने के लिए। वो कितना कारीगर है, सक्सेसफुल है नहीं है मालूम नहीं। शाहजहां कहाँ है ये भी मालूम नहीं, जामनगर से उसने पीएचडी किया था उस समय में, और फिलहाल क्या कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कुछ है या नहीं है, और ग्रंथों का अध्ययन कुछ है या नहीं है ये भी मालूम नहीं। लेकिन ये मैट्रिक्स जो है दोष और दूषण का वो एक अहम मायना रखता है। पण त्याचं काय हे बघितलं का तुम्ही? मणिपालला बघितलं सॉफ्टवेअर। अच्छा. तो उसके आधार पर नहीं अभी, तो उसके आधार पर कुछ बात हो सकती है, और ये जैसा मैट्रिक्स है दोष और दूषण का, उसी प्रकार से वनस्पति या औषधि द्रव्यों का एक मैट्रिक्स है कि जो दोष और दूषण इन दोनों को समझ में लेते हुए दोनों के लिए उपयुक्त इस प्रकार का होगा। मैंने कोशिश की थी कि दोषास्तम वेदांसी संदूष वेदा कृते मांसांकुरन अपानाद कुर्वन्ति अर्षांस्तांजलि। तो त्वग मांस और मेद ये तीन दूष्य अर्ष में बताए गए हैं, और फिर उनके जरिए जो भी योग आए हैं अर्ष चिकित्सा में, वो इनके आधार पर इन दोषों पर काम करने वाले इस प्रकार के रहे। अब पाठा मिश्रण जो संयोग फणसरकर का अहम संयोग इस प्रकार का रहा, और उसमें भी पाठा धमासा यही बाद में प्रचलन में रहा। शुरू में दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण एक एक संयुक्त पाठांतरशतांकुशम, ये चार प्रकार के उन्होंने बनाए थे पाठा मिश्रण, और प्रयोग करते थे उनका इस प्रकार का। अभी दुष्पर्शकादि कषाय नाम से ये मिलता भी है, सभी इकट्ठा किए गए हैं इस प्रकार से। मैंने भी उसका प्रयोग नहीं किया है वास्तव में, लेकिन शायद बात हो सकती है कि उसका प्रयोग कर सके। अब अर्श में जो वेदना है उसके लिए ये बात बताई गई, ये योग बताए गए चार प्रकार के। तो उनका ये कहना था कि अर्श से, यानी कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कुंडुक से लेकर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिस्टेंडिंग कोलॉन और रेक्टम का भाग, तो ये दुष्पर्श के पाठा ये रेक्टम के यहाँ जो गुदस्थान में है उसके लिए फायदेमंद है। उसके ऊपर जो लेफ्ट जंक्शन है ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन का, उसमें बिल्व है। उसके पहले जो राइट में है इस प्रकार का जंक्शन असेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन, उसमें यवानी का प्रयोग है, और कुंडुक के यहाँ शुंठी का प्रयोग है, ऐसा एक उनका मानना था। और उसके आधार पर ये चार प्रकार के संयोग को उन्होंने किया था। अभी पाठा शुंठी ये योग हम खास करके अपेंडिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इस प्रकार से। तो मैंने सोचा, लेकिन मैंने ज्यादा प्रचलन में मेरे नहीं आया, लेकिन ये हो सकता है कि इन चारों का इस प्रकार से प्रयोग करें। अब वेदना हर्ष की जो है वो तो गुदस्थान में है, और ये चार अगर चार फ्लेक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अन्य तीन फ्लेक्चर्स है इसमें, तो वहां से संप्राप्ति भंग करके हर्ष की वेदना दूर हो जाए, ऐसा उसका मतलब है। और मैंने देखा तो पाठा मिश्रण ये अजीब कॉम्बिनेशन था फणसरकर का, और बहुत सारे मरीजों में प्रयोग मिला। दुरालभा चापी वातपित्त कफहरी, ये टीका में चक्रपाणी टीका में आया है, ये त्रिदोष शामक इस प्रकार की है।
और विशेषता ब्रह्म के लिए दोहरा का प्रयोग होता रहता है। और पाठा, ये अर्श की दवा इस प्रकार स्तंभन है वास्तव में, अति सारे स्तंभन पाठा ये मधुकोष्ठिकाकार ने लिखा है। फिर भी जहां अनुलोमन होना जरूरी है उस प्रकार के अर्श के विकार में पाठा का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है। पाठा कॉमन है, बाकी 3-4 द्रव्य जो है वो बदलने वाले हैं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके आधार पर दोष और दूष्य जो अर्श में है उनमें इस प्रकार के पाठा मिश्रण का प्रयोग किया जा सकता है। शायद वो त्वंग मांस और वेद ये दूष्य किसी अन्य रोग में हो तो भी इसका प्रयोग हो जाएगा। और अर्श के बारे में खासियत ऐसी है कि शुष्कार्श और आर्द्र श्रावी अर्श इस प्रकार का विभाजन दिया है। शुष्कार्श जो है वो वातत्व और श्रावी अर्श जो है पित्तज और इस प्रकार के हो गए। तो उनके आधार पर इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेंगे। तो मैं भी पाठा मिश्रण बहुत सारे रुग्णों में प्रयोग में लाता हूँ और कैंसर के सभी रुग्णों में भी प्रयोग में लाता हूँ पाठा मिश्रण और उसके साथ अनंता या सारीवा, ये एक उनका कॉम्बिनेशन था। और फिर उसके साथ में शतावरी, दुर्वा, मना इस प्रकार की वनस्पतियां गई और इसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई देता है। तो मेरे ध्यान में ऐसा था कि जिन रोगों की संप्राप्ति ग्रंथ में बताई गई है, चाहे अर्श हो, पांडु हो, कुष्ठ हो, कुछ भी हो, और उसके जो दोष दूष बताए गए हैं, इन दोष दूषों को लेकर उनमें जो चिकित्सा के योग आए उनके आधार पर इस प्रकार के दोष दूष के लिए ये योग कहलाए जाते हैं, ऐसा समझ सकेंगे। और फिर उस प्रकार का दोष दूष संयोग अगर हमें किसी नए विकार में, कैंसर जैसे या दूसरे किसी में किसी भी दिखाई देता है तो वो योग उसमें कारीगर होंगे। एक ही दूष्य के बारे में विभिन्न रोगों में अगर बहुत सारी दवाइयां बताई गई है तो उसमें कॉमन क्या है ये देख पाएंगे। तो मैंने ऐसा सोचा था कि एक अधिकरण बने। चिकित्सा कोश में हमने उस अधिकरण का विचार किया, इसमें कोई संदेह प्रकार का नहीं। और ताप्यादिलोह पांडुरोग में आया है, विशेषादन जपस्मारं कामनां विदुजानि च, ये बताया गया। तो ताप्यादिलोह अपस्मार कीजिए, अधिकार पांडुरोग इस प्रकार से हमने वहां पे लिखा। तो अपस्मार की चिकित्सा ढूंढेंगे तो उसमें ताप्यादिलोह भी मिलेगा और उसमें बताया जाएगा कि इसका अधिकार पांडुरोग। तो उसके आधार पर पांडुरोग और अपस्मार का किस प्रकार का संबंध हो सकता है, दोनों साथ में होते हैं क्या, पांडुरोग उसका कारण है क्या, ये सारी बातें उभर आती है जिसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मलसंचयात सर्व अर्शानी यावरून पाठा मिश्रण अन्यत्र ही स्वतः शुद्धीसाठी वापरता येईल हो सके। तो ये मलसंचय को दूर करने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए ये कर सके। तो अभी प्रातिपदिक कोश में ये काफी आसान है क्योंकि उसमें ऐसे दूष्य ढूंढ निकालेंगे। अभी हमने प्रातिपदिक कोश में
दोष धातु मल वगैरह जो शारीरिक भाव है उसके ऊपर काफी बहस की है। और तीसरा हमारा जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का आउटपुट है वो दोष दृश्य के बारे में है, दोष धातु मल वगैरह। तो एक कोई कारण है दधि जैसा कारण जो अभिसंधि है, अभिसंधि ने विज्ञान स्थूलाने के लिए मांसोस का हेतु दृष्टि का हेतु है और वैसे कफपित्त को बढ़ावा देने वाला और वात का शमन करने। जब दही हेतु सेवन के रूप में सामने आएगा तो उसमें दोनों बात दिखेंगे कि दही से कफपित्त बढ़ने वाले हैं और दही से मांसी की दृष्टि होने वाली है, रक्त की भी दृष्टि होने वाली है, क्योंकि जब सूत्रस्थान 24वें अध्याय में रक्त को दृष्टि करने वाले कारणों में दही का निर्देश, तो ये सभी सामने आएंगे और दही सेवन से कफपित्त की वृद्धि, वात का क्षय और रक्त और मांस की दृष्टि ये सामने आ रहा है। अब किन किन रोगों में इसके बारे में बहस हुई है, यही कारण बताया गया प्रमेय जैसे, तो वो भी सामने आ जाएगा। तो अगर दही सेवन है, प्रमेय है, दही सेवन है और कुष्ठ है, दही सेवन है और कुछ है, तो ये कफपित्त, रक्त, मांस और अन्य कोई अगर है तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए कौन सी दवाइयां किस रोगों में आई है ये देख सकते हैं। और फिर उसके आधार पर अगर दही सेवन है तो उस रोग में जो चिकित्सा बताई गई है वो योग दे सकते हैं, ऐसा है। देवानी होगा, यस, देवानी होगा। तो अभी प्रातिपदिक कोश के आधार पर ये थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा कि किन किन रोगों में किस प्रकार के दोष आए हैं और दोषों का संबंध कैसे है वो हमें शायद आहार विहार से देखना पड़ेगा, दोष के कारण कौन से उस प्रकार से। और फिर उस कॉम्बिनेशन के लिए कौन सी चिकित्सा के द्रव्य उपयोग में मांगेंगे, इस रोग की चिकित्सा के द्रव्य उपयोग इसके बारे में सोचेंगे। तो नए विकारों के बारे में ये अहम बता रहेगा कि ये दोष है, ये दोष है, इसके लिए इस रोग में इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, तो उसको वहां से उठाकर अभी के रोग में प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। तो पाठा मिश्रण एक अद्भुत कॉम्बिनेशन संसर्ग में प्रैक्टिस के लाए। अब ये उनका था या गुणेधर का था ये तो मालूम नहीं, लेकिन पढ़सलकर के जो शिष्य है पढ़कर से वो सभी पाठा मिश्रण का प्रयोग करते रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन उसमें बला कब डालने की, पकौड़े कब डालने, धात्री कब डालने की वगैरह, ये उनकी खासियत थी। और इस प्रकार के संयोग से तुरंत लाभ पाते थे। प्राय करो त्यौहार आकर कर्मान्य 24 घंटे के अंदर कुछ का कुछ विलुप्त होना। तो इन सभी के बारे में अगर हम सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोषस्य च दोषांतराणि एव वेगदकाले भवन्ति, गुणांतर वेगदकाले। तो दोषांतर दूसरा दोष आ गया, अन्य विकल्पना बन गई, इसलिए अन्य अधिकार प्राप्त हो गए और उस अधिकार के जरिए दवाइयां जो है, चिकित्सा जो है वो बदल गई। तो इसको मैं अभी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अप्लाई किया जा सकता है, जो डेटा हमारे हाथ में है। तो
एक दूसरे के लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चिकित्सालय है ये ढूंढना अभी आसान है। और उसी प्रकार से विशिष्ट रोग के लिए, दोषों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा आई है ये भी समझे। वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, तो इसमें दोनों है, वात भी है और ज्वर भी है, या कफ भी है और ज्वर भी है, इस प्रकार से। तो उसके लिए कौन से योग बताए गए, पुण्य पंचमूलाम भी इस प्रकार के जो बताए गए, तो उसके आधार पर हम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बना के दे सकते हैं और उससे जल्दी से होता। अब इस योग को उठाकर किसी नए बीमारी में देना है, ताकि उसमें हमें अगर वही दोष दूष्य है तो उसमें रिजल्ट मिलने की संभावना इस प्रकार। तो संप्राप्ति को ध्यान में लेना, समझ लेना, और फिर उसके आधार पर दोष विनिश्चय इस प्रकार से करवा लेना, और उसका अधिकार ढूंढने की कोशिश करना, और वहां पे जो चिकित्सा योग है वो उसमें प्रयोग में लाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ये वाक्य जो है, दोषस्य तो दुष्टांतराणी एवं गुणांतर वेदतानि भवन्ति, काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का वाक्य, और उसको भलीभांति समझने की कोशिश करें और प्रयोग में लाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। यदुक्तम स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषतः स्थानांतर व्यत्यय विकारांतर। अभी पुरुष का साक्षात निर्देश इस सूत्र में नहीं है, क्योंकि भी यह सूत्र उन्होंने उल्लेख किया है कि वही कुपित दोष कारण विशेष है, ये सबसे अहम है। इस प्रकार के दोष और दोष कैंसर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वो समुत्थान विशेष हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये समुत्थान विशेष है, कारण विशेष है, और इसलिए संप्राप्ति कैंसर की तरफ हो गई है। उसमें अगर आनुवंशिकता हो जाती है, उसमें अगर एडिक्शंस होती है, तो वो कैंसर की तरफ मुड़ने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि च प्राप्य, और फिर दूसरे स्थानों पर जाकर विकारांत करते हैं। तो ओरल कैंसर में तंबाकू का सेवन एक अहम मुद्दा है कि उसको ओरल कैंसर ही क्यों हुआ। स्मोकिंग करने वाले में लंग कैंसर कॉमन है, वो उसको लंग कैंसर ही क्यों हुआ उसका निश्चित रूप से बता सकते हैं। बाकी कैंसर के बारे में, तो यूटेराइन कैंसर क्यों हुआ, ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, या कोलन का क्यों हुआ, स्टमक का क्यों हुआ, लंग का क्यों हुआ वगैरह, इस सभी के बारे में सोचना जरूरी प्रकार का होगा। तो किन विशेष कारणों से ये कैंसर के होते हैं, या इसमें हम दूसरे निश्चय कर पाते हैं। तो स्रोतोदृष्टि के कारण और स्रोतोदृष्टि के लक्षण, इसके आधार पर स्रोत का निश्चय कर सकते हैं, और ये लक्षण और कारण देखेंगे तो ये क्यों हुआ, ये शायद इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसमें साक्षात दूसरे का निर्देश नहीं है, समुत्थान विशेष ये बात बताई गई है, फिर इसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा, और संप्राप्ति किस तरफ मुड़ेगी ये शायद अब हमें पहले ही पता चले, तो उस संप्राप्ति का बंध करके उस मरीज को बचाएगा। अभी हमारे पास जो मरीज आते हैं कैंसर के, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लड़के लड़कियां पोते वगैरह जो है, उनके बारे में मैं सुझाव देता हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल चेक करवा लो। ये तो करना ही है कि ऑर्गेनिक या नैसर्गिक खाना खाना चाहिए, ये तो सभी के लिए करना है।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन लाना है, एडिक्शन से तो डी एडिक्ट करना है, पंचकर्म करवा देना, तो शायद ये अगली पीढ़ी कैंसर से बच जाएगी। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, ये भी आवश्यक है। लेकिन उस समय में पूरा ध्यान जो कैंसर की व्यक्ति है, मरीज है, उसकी तरफ दिया जाता है, बाकी लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते नहीं। चंद ही लोग कुछ दिलचस्पी दिखाते हैं, हाँ करना चाहिए। उसमें से साक्षात इसके लिए आने वाले बहुत कम रहते हैं, कंसल्टेंट के लिए आने वाले बहुत कम रहते हैं। और शायद उनमें कुछ दवा देने की जरूरत है, औषध देने की जरूरत है, तो सभी लेंगे ऐसा भी नहीं है। पंचकर्म सुझाव देंगे तो भी करेंगे ऐसा नहीं है। तो जब तक उसका महत्व ध्यान में नहीं आता, फिर रोग होने के बाद चिकित्सा करने से पूर्व रोग नहीं होने दे, यही सबसे आम है। ये समझते हैं लेकिन वास्तव में नहीं लगता, प्रैक्टिकल पे नहीं उतरता, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। और शायद मुख्य रोगी की चिकित्सा होने पर यशस्वी या अयशस्वी जो भी है, अगली पीढ़ी कदाचित समझ जाती है और बोलती है ठीक है मैं करूंगा इस प्रकार से। दूष्य को कैसे समझेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। और मेरा कहना है कि स्वतःदृष्टि कारण और अष्टाचार्य शिक्षा वगैरह जो चर्च सूत्र 28 में अध्याय और असवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम चाति एक सरक निवासन 5वें अध्याय में इनको भली भांति देखकर दुष्य विनिष्ट करना है। और वो दुष्य और वो दोष इस रोग में बताए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां की चिकित्सा यहाँ पे प्रयोग करनी। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। और प्रैक्टिकली अगर कर पाते हैं तो सफल चिकित्सा। वैसे कंसल्ट करके ट्रेडिशन या कोलेट करके ट्रेडिशन समझने में काफी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ इसके लिए ये दवा ऐसी स्थिति नहीं है। अजीत जोशी ने एक बार अजीब बात बताई थी। उसने कहा था कि तुम अगर मुझे लक्षण तो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन देना है बता सकते। तो इस वर्ष अगर आप बोलेंगे कि मरीज को सूच शक्ति प्रवाह कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो मैं निश्चित रूप से बता सकूंगा कि ये सिम्टम्स होगी दिया गया। तो मामा जोशी की ट्रेडिशन काफी बंधी हुई है, और ये है तो ये देना, ये है तो ये देना। इसमें भी सूक्ष्मता निश्चित रूप से केवल ये लक्षण है और ये चिकित्सा देंगे ऐसा नहीं है, इसमें सूक्ष्म भेद काफी है। फिर भी कोलेक्टर की ट्रेडिशन या कंसल्टर की ट्रेडिशन अलग है, जिसमें सर्वांगीण विचार इस प्रकार का होता है। और कोलेक्टर के बारे में थोड़ा सा ऐसा था कि सिंगल दवा भी प्रयोग में लाते थे, एक ही द्रव्य प्रयोग में लाते, और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते। कंसल्ट करके यहाँ कॉम्बिनेशन मैं भी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन अंतिमतः क्या हुआ है और क्या करना है किसी न किसी तरीके से हमें समझना चाहिए। ट्रेडिशन समझ
तो पण मुझे एखादा नवीन आहे आणि आता एक नाचामध्ये अवघड झाली तर काय द्यायचं असं ते ठरवायचं. इसमें एक ऐसा है ना कि कल पूछी मासा एक केस आई थी पहली बार मैंने इसका ग्रंथों के आधार पर निदान पूछी मासा प्रकार का होता है। और कोई भी खाना खाने लगता है तो उसमें दुर्गंध आती है और खाना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए वेट कम होता है। तो ये कफ से जुड़ा क्लेद और फिर कोर्स जैसे आया और उसके जरिए दुर्गंध ठीक स्थित है नासा या उससे थोड़ा आगे। सिटी स्कैन हमारा ऐसा नॉर्मल है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो शायद ये दोष के स्तर पर ही है और कफ प्रधान दोष है, क्लेद है, इसको मानकर भूपन चिकित्सा और नस्य शोधन नस्य ये करनी है। मैंने चिकित्सा देखी इसके पास। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर ग्रंथों में से निदान होता है तो धूप में ये बात बताई गई है और धूप के लिए जो द्रव्य है जटामांसी है इन सबों का प्रयोग करना है। तो मैंने औषधियों में उनका प्रयोग पहले लिखा था इस प्रकार से। और विपन द्रव्य जो देने हैं उसमें भी मैंने लिख दिया था क्या क्या किस प्रकार के विपन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर हमारा निदान ग्रंथों में से कुछ है तो ये पॉसिबल है। साक्षात रूप से ग्रंथों का निदान नहीं कर सकते हैं तो मुस्लिम फिर शायद उसको कैसे बिठाना है निदान हमारे ये बात आती है। और जो व्यक्ति भली भांति उसको कर पाएगा वही यशस्वी चिकित्सक बने। तो काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला हो जाता है। तो ठीक है, मेरा कहना है कि प्रकृति समसमवाय विकृति विषम समवाय नाना पिताना नैश विकल्पते पिताना वगैरह है। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी है। ये एक तत्व ज्ञान का अहम हिस्सा है ये सभी सूत्र। और जितना हम गहराई में जाकर इसको समझ सकेंगे उसको प्रैक्टिस में लाएंगे ये हमारी सफलता बढ़ती है। ये काफी अहम सूत्र है, इसीलिए मैंने ज्यादा जिक्र किया इसके आधार पर। ठीक है, कल सिलसिला आयुर्वेद प्रकांड निगदित प्रधान शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां सुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान स्वाहा।